आज का हमारा टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में बेसिकली हम लोग अपने नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करेंगे। यानी कि यदि आपके सामने बुक है इंडिया के मैप का, तो आप बुक में यदि आपके पास मैप है इंडिया का तो उसको आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये जो हमारे भारत का ऊपरी वाला हिस्सा है इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा आज बात करने वाले हैं, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बेसिकली। तो ध्यान से समझेंगे आखिर ये क्या कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें कहा गया है द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। यानी कि हमारा ये पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है, ऊपर वाला हिस्सा इंडिया का, ये तीन नदियों का बेसिकली यहाँ पे ना मिलाव होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस नॉर्थ इंडिया में हमारा तीन नदी है जो कि बहुत ही प्रमुख है, और इन्हीं तीनों नदी के बदौलत हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया आज फल फूल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है। कौन सा? पहला हो गया इंदस, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो ये तीन नदी के वजह से हमारा पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन यानी कि नॉर्थ इंडिया हमारा अच्छी तरीके से चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल सॉइल। और ये जो पूरा का पूरा आपका नॉर्थ इंडिया है ना, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन जो है, ये पूरा का पूरा हमारा अलुवियल सॉइल से मिलकर बना हुआ है। और अलुवियल सॉइल हमारे हर एक प्रकार के मिट्टी में से सबसे ज़्यादा फर्टाइल वाला मिट्टी माना जाता है। यानी कि यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार होता है। यदि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहेंगे तो बगल में आपका पंजाब है, हरियाणा है, फिर बगल में उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। इन सभी में खेती बाड़ी बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहली बात कि नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, दूसरी बात यहाँ पे अलुवियल सॉइल अच्छे लेवल पे पाया जाता है। ठीक है, आगे। द नॉर्दर्न प्लेन इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सोचो, यानी कि पूरा का पूरा हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन ये हमारा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। लेकिन यदि हम लोग बात करें इसके लंबाई का, तो ये 2400 किलोमीटर ये लंबा है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। और चौड़ाई का बात करें तो 240 किलोमीटर ये हमारा चौड़ा है। ठीक है, देखो फैला हुआ है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग लंबाई का बात करें तो 2400 किलोमीटर तक ये लंबा है और 240 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन का डायमेंशन हो गया। उसके बाद द नॉर्दर्न प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड। नॉर्दर्न प्लेन जो है ना हमारा बेसिकली डेंसली पॉपुलेटेड है। इसका मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल पे पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा उत्तर प्रदेश। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य हमारा कौन है? उत्तर प्रदेश है, यूपी है ना। तो यूपी का हिस्सा जो हमारा है ना, अधिकतर हिस्सा हमारे यूपी का नॉर्थ इंडिया में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन हमारा बेसिकली ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाला हमारा एरिया है। यहाँ पे बहुत अच्छा पॉपुलेशन है क्योंकि अलुवियल सॉइल है, फसल अच्छा होता है, लोग यहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ अ रिच सॉइल कवर, एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। तो नॉर्दर्न प्लेन के पास सॉइल भी बहुत अच्छा है, मिट्टी का क्वालिटी बहुत अच्छा है, पानी का तो कोई कमी है ही नहीं क्योंकि तीन नदी हमारे यहाँ पे मेजर नदी हैं, इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल रहता है, मतलब कि ना ही उतना गर्मी ना ही उतना ठंडा, नॉर्मल क्लाइमेट यहाँ पे रहता है। ठीक है, आगे। द नॉर्दर्न प्लेन इज एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होता है मालूम है? नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती, और वो भी सबसे ज़्यादा 3 राज्य में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हमारा खेती बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि बिहार में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हिमाचल प्रदेश में भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि इन तीनों के मुकाबले कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर के रूप में हमारा नॉर्थ इंडिया बहुत आगे है। उसके बाद ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज which are coming from the northern mountains which result in the formation of riverine islands। अब देखिए, चूंकि हमारा नॉर्थ इंडिया ऊपर वाले हिस्से में पड़ता है इंडिया के मैप में, और ऊपर हमारा क्या है? बड़े बड़े पहाड़ हैं। ऊपर में तो हमारा हिमालय है, लद्दाख है, फिर से और यदि देखा जाए तो हिमालय के बड़े बड़े छोटे मोटे पहाड़ भी हमारा यहाँ पे। तो जब यहाँ से नदियाँ हमारे बाहर निकलती है ना, और इधर से बाहर निकल के जब ये नदी हमारे नीचे आते हैं तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और वेलोसिटी कम होने की वजह से यहाँ पे रिवराइन आइलैंड बन जाता है। रिवराइन आइलैंड का मतलब क्या होता है बताते हैं। देखिए, रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है कि पानी अचानक बह रहा था और बीच में क्या हो गया? एक बहुत बड़ा टापू जैसा जगह आ गया,
उसके बगल से पानी हमारा बहना शुरू हो गया और वो जो टापू है बेसिकली पानी के बीच में रह गया, उसी को हम लोग कहते हैं रिवराइन आइलैंड। देखो एक हम लोग सिंपली कहते हैं आइलैंड, आइलैंड का सिंपली हम लोग मतलब क्या समझते हैं, जो कि पानी के यानी कि जो समुद्र के पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसको आइलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो समुद्र के पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसको हम लोगों ने आइलैंड कह दिया। अब यहाँ पे सवाल है कि सर रिवराइन आइलैंड किसको कहेंगे? रिवराइन आइलैंड उसको कहेंगे जो रिवर के थ्रू फॉर्म हो, यानी कि नदी है चारों तरफ और नदी के बीच में हमारा एक छोटा सा टापू जैसा जगह है। और कभी ऐसा होता भी है, बहुत बार आपने देखा भी होगा कि चारों तरफ नदी का पानी है और बीच में हमारा छोटा सा टापू है जो कि पानी में डूबा हुआ नहीं है, वो ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं रिवराइन आइलैंड। ठीक है, तो बहुत प्रकार के यहाँ पे रिवराइन आइलैंड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। गंगा नदी में ही आपको बहुत बड़े बड़े रिवराइन आइलैंड देखने को मिल जाएंगे, ब्रह्मपुत्रा में भी देखने को मिल जाएंगे, इंडस रिवर में भी आपको रिवराइन आइलैंड देखने को मिल जाता है। बेसिकली होता क्या है ना, ऊपर से जब नदी बह के नीचे आती है ना तो बहुत उसका स्पीड होता है और जैसे नीचे आती है धीरे धीरे उसका स्पीड घट जाता है और घटने की वजह से पानी अलग अलग रास्ते में डाइवर्ट हो जाता है, बिखरने फैल जाता है और फैलने के क्रम में हमारा बीच बीच में टापू जैसा फॉर्म हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिवराइन आइलैंड। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद लिखा हुआ है द रिवर्स इन देयर लोअर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। अब देखिए जैसे जैसे हमारा नदी ऊपर से नीचे की ओर आता है ये अलग अलग चैनल में डिवाइड हो जाता है। चैनल का मतलब ये होगा कि अलग अलग रास्तों में ये भागना शुरू कर जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके रास्ते में सिल्ट जमा हो जाता है। सिल्ट का मतलब ये हो गया कि जब ये पहाड़ों के नीचे ऊपर से नीचे गिरती है ना तो अपने साथ बहुत से छोटे छोटे कंकर पत्थर धूल मिट्टी बालू ये सब लेके आगे बढ़ती है। तो जब ये अचानक ऊपर से नीचे की ओर आती है तो अपने साथ मिट्टी बालू कण ये सब भी लेके आती है और यदि एक जगह पे कहीं ये बड़े लेवल पे इकट्ठा हो जाता है तो क्या पानी वहाँ से पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर वो क्या करता है अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेता है, यानी कि अलग अलग अपना पानी ना अपने आप अपना चैनल बना लेता है, अपना क्रिएट कर लेता है। ठीक है, आगे और इसी चैनल को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। आगे मिलेगा आपको अगला टर्म, दीज चैनल्स आर नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज का सिंपल सा मतलब क्या है कि नदी ऊपर से आ रहा था, एक रास्ते से आ रहा था, अचानक क्या हो गया उसके रास्ते में धूल मिट्टी ये सब बहुत बड़े लेवल पे जमा हो गया और वो क्या कर गया अपना रास्ता डाइवर्ट कर गया, अलग अलग चैनल में वो बिखर गया, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। आगे उसके बाद है मजौली इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। सोचो ये पूरा वर्ल्ड का बात हो रहा है, इंडिया का नहीं, केवल इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का। यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर में मजौली नाम का एक हमारा रिवराइन आइलैंड पड़ता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। मतलब कि ब्रह्मपुत्र रिवर पहली बात जो बह रही है, बहते बहते उसके बीच में एक टापू जैसा जगह आ गया, उस जगह को नाम हमने क्या दे दिया? मजौली। ठीक है, और ये बेसिकली जगह का नाम नहीं है, उस रिवराइन आइलैंड का नाम हमने दे दिया मजौली। तो ये सबसे बड़ा दुनिया का हमारा रिवराइन आइलैंड है जो कि नदी के द्वारा फॉर्म किया गया है। इससे बड़ा रिवराइन आइलैंड आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, ये हमारे इंडिया का है। ठीक है, और किस नदी के द्वारा बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। आगे बढ़ते फिर, द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, द पंजाब प्लेन्स, द गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब ये हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है यानी कि जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा इंडिया का, इसको हम लोगों ने 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। पहला है हमारा द पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन का मतलब हो गया सबसे ऊपर, एक तरीके से आप कह सकते हैं, यानी कि कश्मीर से जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हमारा पड़ता है पंजाब। तो ऊपर में टॉप मोस्ट में हम लोगों ने कह दिया उसको पंजाब प्लेन। उससे आप नीचे आ जाइए फिर हमारा गंगा प्लेन। गंगा प्लेन का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब हमारा गंगा प्लेन में आएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन में हमारा कौन आएगा? बेसिकली असम आ जाएगा, यानी कि ईस्ट इंडिया में जो हमारा स्टेट पड़ता है ना वो हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपने नॉर्दर्न प्लेन को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब देखते हैं इन तीनों के बारे में एक एक करके कि इसमें क्या खास बात कहा गया है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे पंजाब प्लेन के बारे में। क्या है देखिए, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का यानी कि जो हमारा पूरा ऊपर का हिस्सा है इसमें वेस्ट पार्ट यानी कि ये वाला पूरा वेस्ट वाले इंडिया में इसको, हालांकि पंजाब तो जम्मू कश्मीर से नीचे ही पड़ता है ना, ये लगभग यहाँ पे हमारा पंजाब पड़ता है, लेकिन यहाँ से लेकर इस पूरे वाले हिस्से को हम लोगों ने पंजाब प्लेन नाम दे दिया। इंडिया के वेस्ट वाले हिस्सों को हम लोगों ने पंजाब प्लेन के नाम से नाम हमने बेसिकली उसको दे दिया पंजाब प्लेन। आगे बढ़ते हैं, द पंजाब प्लेन्स इज फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। पंजाब प्लेन
किस नदी के द्वारा फॉर्म किया जाएगा? इंडस रिवर और उसके छोटे छोटे चैनल यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज के द्वारा हमारा पंजाब प्लेन फॉर्म होता है। इसीलिए आप कभी भी पंजाब जाएंगे ना, तो पंजाब में आपको कोई नदी नज़र आए ना आए, इंडस नदी वहाँ पे आपको जरूर दिख जाएगा। और इंडस नदी के बदौलत ही पंजाब आज इतना हरा भरा स्टेट नज़र आता है। इतना अच्छा जो खेती वहाँ पे हो पाता है वो इंडस नदी के वजह से ही हो पाता है। ठीक है, तो पंजाब प्लेन हमारा पूरा का पूरा, पहली बात तो वेस्ट साइड में, इंडिया के वेस्ट साइड में फैला हुआ है इधर की ओर, पहला बात ये हो गया हमारा। और पंजाब प्लेन किस नदी के द्वारा फॉर्म किया गया? इंडस नदी के द्वारा और उसके छोटे छोटे चैनल के द्वारा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज के द्वारा जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद दी झेलम, दी चिनाब, दी रवि, दी बीज एंड दी सतलज आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर। तो इंडस रिवर का ये छोटा छोटा हमारा क्या है? ट्रिब्यूटरीज है, चैनल है। हालांकि मेन हमारा रिवर कौन है? इंडस। इंडस से ये सब हमारा क्या हो गया? छोटा छोटा चैनल के रूप में डिवाइड हो गया, बट गया। कोई डाउट इसमें? कौन कौन है? इंडस रिवर का छोटा छोटा चैनल यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी हमारा कौन कौन है? झेलम, चेनाब, रवि, बीज और सतलज। ठीक है, ये हमारा इंडस रिवर का छोटा छोटा ट्रिब्यूटरीज है। आगे, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पंजाब प्लेन्स लाइज इन पाकिस्तान। सोचो, पंजाब प्लेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो आज भी पाकिस्तान में पड़ता है। इसीलिए आपने सुना होगा, या फिर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए कि इंडस रिवर का पानी हमारे पंजाब से होते हुए पाकिस्तान जाता है। बात समझा रही है? यानी कि पाकिस्तान का यदि हम पानी रोक दें ना, पाकिस्तान जाने ना दें इंडस रिवर को, तो पाकिस्तान पानी के बिना पूरी तरीके से परेशान हो जाएगा। पाकिस्तान का आधा डिमांड पानी का हमारा इंडस रिवर कर देता है, जो कि इंडिया से जो बहता है पंजाब में भी जाता है, और पंजाब के थ्रू होते हुए, यहाँ से बगल से होते हुए हमारा पाकिस्तान की ओर निकल जाता है। सोचो, यदि हम उसके पानी को रोक दें तो पंजाब पानी के लिए तरस जाएगा। ठीक है, और पंजाब नहीं, सॉरी, पाकिस्तान। यदि पंजाब में ही इंडस रिवर को रोक दिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए, पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा। और पाकिस्तान में वाटर का कोई मेन सोर्स उतना है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली क्या है? एक पहले ना पाकिस्तान पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी इलाका, हालांकि पाकिस्तान आज भी है, ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान पहले बेसिकली उतना हरा भरा नहीं होता था। वहाँ पे ना पानी का सुविधा था, ना ही खेती बाड़ी का सुविधा था। अब धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप कर रहा है, लेकिन पहले पाकिस्तान एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बंजर जैसा था। पहाड़ी इलाका, दूर दूर तक एकदम सुनसन्नाटा जैसा कुछ दिख रहा है इस तरीके से। लेकिन अब थोड़ा पंजाब अपना डेवलप हो रहा है। पंजाब के साथ साथ सॉरी पाकिस्तान भी हमारा डेवलप हो रहा है। पंजाब तो खैर डेवलप है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद, अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पंजाब प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द डुआब। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कहा गया है, द लार्ज सेक्शन ऑफ द पंजाब प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द डुआब। डुआब का मतलब क्या होता है? देखो, लैंड बिटवीन टू ट्रिब्यूटरीज। यानी कि पंजाब में ना अक्सर आपको वैसा जगह देखने को मिलेगा जो कि दो ट्रिब्यूटरीज के बीच में ज़मीन है। जैसे मान लीजिए कि हमारा मेन रिवर कौन हो गया पंजाब में? इंडस हो गया। इंडस क्या करता है? अपना अलग अलग चैनल बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाता है। तो जो दो डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच में ज़मीन जो पाया गया, वो वैसा ज़मीन आपको पंजाब में बहुत देखने को मिलेगा। मतलब कि बीच में ज़मीन है और चारों तरफ से नदी बह रहा है, इस तरीके का आपको बहुत देखने को मिलेगा। और वही यहाँ पे कहा गया है डुआब, यानी कि पंजाब प्लेन में अक्सर आपको डुआब देखने को ज़्यादा मिलते हैं। मतलब कि बीच ही में ज़मीन है और चारों तरफ से पानी बह रहा है। ऐसा जगह आपको पंजाब में बहुत देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पंजाब प्लेन के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब गंगा प्लेन के बारे में। देखिए, द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। घाघर एंड तिस्ता रिवर बेसिकली एक तरीके से हमारा ऊपर में पड़ता है थोड़ा सा घाघर रिवर, और नीचे में हमारा तिस्ता रिवर। तो ये बेसिकली हमारा गंगा प्लेन यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। घाघर से लेकर तिस्ता रिवर तक हमारा गंगा प्लेन फैला हुआ है। उसके बाद इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्सली इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो गंगा बेसिकली हमारा जो नदी है वो यहाँ से ऊपर गंगोत्री से बहती है, और ऐसे होते हुए दिल्ली को टच करते हुए, ऐसे उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए झारखंड तक वो टच करती है, और बंगाल होते हुए फिर वो जाके बे ऑफ बंगाल में गंगा नदी हमारा समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, वही यहाँ पे कहा गया था कि ये गंगा प्लेन आपको बेसिकली हरियाणा में भी देखने को मिलता है, इसका कुछ हिस्सा दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में और झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी गंगा प्लेन का आपको असर देखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी कि गंगा नदी बेसिकली आपको यहाँ देखने को मिलता है। आगे हैं, उसके बाद हमारा फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा।
द ब्रह्मपुत्र प्लेन मेनली लाइज इन असम एंड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये बेसिकली आपका जो असम है, असम बेसिकली हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन से बना हुआ है, यानी कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। जैसे हमारे बिहार में और उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन है? गंगा जी है, गंगा है। उसी प्रकार से असम में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है। तो असम में जो बाढ़ ये सब आता है ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से ही आता है, क्योंकि कभी कभी ब्रह्मपुत्र नदी में इतना उफान आ जाता है, इतना उसका लेवल बढ़ जाता है कि पूरे असम को उड़वा देता है इस तरीके से। और असम के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो बेसिकली स्टेट है, जैसे हमारा यहाँ पे हो गया, फिर से अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, अगरतला हो गया, ये सब हमारा बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी से ही सब चीज़ उसका पालन पोषण वहाँ से होता है। ठीक है, आगे तो ये हमारा हो गया ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में। तो ये 3 मेजर हमारे प्लेन थे जिससे हमारा पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। तो नॉर्दर्न प्लेन का मतलब क्या हो गया? ये पूरा का पूरा हिस्सा ये हमारा पूरा ऊपरी हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा हमारा नॉर्दर्न प्लेन में ही आएगा। और ये इस नॉर्दर्न प्लेन में आपको 3 मेजर रिवर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, 3 मेजर रिवर का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों के पास 1-2 नया टर्म है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। भावर है, तेराई है और भांगर है ना। उसके बाद फिर हमारा खदर है। इन सभी के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए क्या क्या है। देखिए पहले भावर के बारे में देखते हैं क्या है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर in width laying parallel to the slopes of the शिवालिक्स। देखिए यहाँ पे शिवालिक का जिक्र हुआ तो आपको अपने माइंड में लाना है आपका हिमालय वाला माउंटेन सिस्टम। सबसे टॉप पे हमारा कौन था? हिमाद्री। उसके नीचे हमारा कौन था? हिमाचल या फिर लेसर हिमालय भी हम लोग कहते थे। और उसके नीचे हमारा होता था शिवालिक। ठीक है, तो जब बहुत यानी कि सबसे पहले हमारा यदि पानी बहना शुरू भी करेगा तो कहाँ से बहना शुरू करेगा? सबसे ऊपर हिमाद्री से। हिमाद्री से पानी बहते हुए कहाँ आएगा? हिमाचल में आएगा, यानी कि लेसर हिमालय में आएगा। वहाँ से पानी बहते हुए किस में आएगा? शिवालिक में आएगा। और शिवालिक के बाद पानी बहते बहते क्या हो जाता है तरीके से वहाँ पे उसका स्पीड घट जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से बहुत नीचे पानी आ गया, अब उसका स्पीड धीरे धीरे घट रहा होता है। तो वही अब बात यहाँ पे कहा गया है, द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों से रिवर जब निकलना शुरू कर देता है वहाँ से, डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विद लेइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक, यानी कि शिवालिक तक पहुँचते पहुँचते हमारे पानी का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो बहुत ही घट जाता है। और शिवालिक में 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक पूरा का पूरा आपको क्या देखने को मिलेगा? पहाड़ों के साथ जो बहता हुआ पहाड़ों में जो हमारा पानी था, उस पानी अपने साथ क्या बहा के लेकर आया? छोटे छोटे पत्थर लेकर आया, पत्थर ये सब लेकर आया। और वो पत्थर आपको बेसिकली शिवालिक में देखने को मिल जाता है। वही बात यहाँ पे कहा गया था कि जब हमारा बड़े बड़े नदियाँ हिमाद्री से लेसर हिमालय से शिवालिक में आती है, तो शिवालिक के नीचे आप देखेंगे 8 से 16 किलोमीटर तक एकदम पूरा का पूरा जो है ना पत्थर ये सब फैला हुआ है। वो पत्थर कहाँ से है? अपने आप नहीं, पानी अपने आप पहाड़ों से बहाते हुए लेकर आ गया। ठीक है, आगे इट इज़ नॉन एज भावर, और उसी को हम लोग कहते हैं भावर। ठीक है, और इसमें ना आपको बेसिकली छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े पत्थर भी देखने को मिलते हैं। अब उतना बड़ा नहीं, मुश्किल से जैसे आपका मुट्ठी है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा छोटा, इस प्रकार का पत्थर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। उसी को हम लोग कहते हैं भावर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भावर बेल्ट, और यहाँ तक हमारा पानी पहुँचते पहुँचते ना पानी तो गायब हो जाता है, लेकिन दिखने क्या लगता है? केवल पत्थर दिखता है। पानी फिर गया कहाँ? पानी हमारा पूरा का पूरा अंडरग्राउंड में चला गया, क्योंकि ऊपर से पानी आया बहुत स्पीड में, शिवालिक में पानी आ गया हमारा। शिवालिक से 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक पूरा हमारा पत्थर फैल गया, और उस पत्थर के नीचे हमारा पानी चला गया। बात समझ आ रही है? यानी कि धीरे धीरे ऊपर में आपको केवल पत्थर दिखेगा, पत्थर के ऊपर पानी नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं भावर। अब तेराई क्या है? देखो, साउथ ऑफ द भावर बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन नॉन एज तेराई। अब जो पानी हमारा भावर में दिखना बंद हो गया था, केवल आपको पत्थर ये सब दिखने शुरू हो गए थे, उसके बाद अब आप क्या करो? भावर से थोड़ा सा और नीचे आओ, यानी कि भावर बेल्ट से आप थोड़ा सा और नीचे आओ। वहाँ पे जो पानी भावर में गायब हो गया था, वही पानी आपको अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा? दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि भावर में पानी तो था, लेकिन वो पानी किसके नीचे था? पत्थर, छोटे छोटे पत्थर के नीचे था, वो आपको दिख नहीं रहा था।
लेकिन थोड़ा सा और भाबर के आप नीचे आएंगे तो वही पानी आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और वो पानी बेसिकली क्या करेगा, आपके उस ज़मीन को पूरा दलदल वाला ज़मीन बना देगा, मिट्टी टाइप वाला ज़मीन आपको वहाँ पे क्रिएट करके दे देगा, और उसी को हम लोग कहते हैं तराई। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। तराई इज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन विच इज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये जो तराई है बेसिकली दलदल वाला जगह होता है, मार्सी लैंड होता है, थोड़ा दलदल मिट्टी टाइप इस प्रकार का ज़मीन होता है, और ये पूरी तरीके से फॉरेस्टेड रीजन होता है, थिकली फॉरेस्टेड रीजन, मतलब कि यहाँ पे आपको बहुत घने घने जंगल देखने को मिलते हैं, क्योंकि पहली बात तो पानी का कमी है नहीं, मिट्टी का भी कमी नहीं है, दलदल वाला मिट्टी है, तो इसमें आपको जंगल देखने को मिल जाते हैं, और जंगल के साथ ही साथ जंगल में आपको वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलते हैं, जंगली जानवर, और भयंकर भयंकर जानवर नहीं, छोटा मोटा जानवर देखने को आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब हमारा देश भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हुआ ना, तो कुछ लोग थे जो कि इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे क्योंकि उनको पाकिस्तान पसंद था, और कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। तो जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे ना, उसको ठहरने के लिए, उसको जगह देने के लिए, रहने के लिए इसी जगह को क्या किया गया, साफ़ किया गया। यानी कि जो आप ये तराई देख रहे हैं, जो कि जंगली इलाका था जिसमें कि वाइल्ड लाइफ भी पाए जाते थे, छोटे मोटे जानवर पाए जाते थे, इनको पूरी तरीके से साफ़ कर दिया गया दो कामों के लिए। पहला, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं उनको रहने के लिए घर वहाँ पे मिल जाए, पहला बात, और दूसरा बात, एग्रीकल्चर वहाँ पे अच्छी तरीके से हो पाए, खेती हो जाए। जैसे भाई आप तराई में लोगों को आप सेटल करोगे, लोगों को खेती भी तो करना पड़ेगा ना, खाना पीना खाने के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर और उनको सेटल करने के लिए जगह प्रोवाइड किया गया उस समय पे। आगे बढ़ते हैं फिर, अब हमारा देख लेते हैं कि भांगर क्या है। भांगर इज ओल्ड अलुवियम। भांगर लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलिरियस लोकली नोन एज कंकर। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, भांगर को हम लोग ओल्ड अलुवियम कहते हैं। ओल्ड अलुवियम का मतलब क्या हुआ, वो अलुवियल सॉइल जो कि थोड़ा सा क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है, ठीक है। यानी कि अलुवियल सॉइल वो मिट्टी जो कि थोड़ा पुराना मिट्टी है, जो नया है उसका बात नहीं हो जा रहा, वो नहीं यहाँ पे हो रहा है, वो मिट्टी जो कि थोड़ा पुराना मिट्टी हो गया, जो कि बहुत पहले नदी के साथ बह के आया, फैल गया हर जगह पे, उसको हम लोग कहते हैं ओल्ड अलुवियम। अब ये ओल्ड अलुवियम एक तरीके से कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो, भांगर लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। यानी कि जहाँ जहाँ आपको बाढ़ देखने को मिलता है ना, जैसे इंदस नदी, फिर से गंगा नदी और फिर ब्रह्मपुत्र नदी, ये जहाँ जहाँ पे बाढ़ लेके आता है, थोड़ा सा उसके ऊपर ही आपको भांगर देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर ही थोड़ा सा आपको ओल्ड अलुवियम वाला मिट्टी देखने को मिल जाता है, और इसी को हम लोग लोकल नाम से कंकर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कंकड़ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा भांगर। भांगर इज लेस फर्टाइल, ये हमारा लेस फर्टाइल होता है। लेस फर्टाइल का मतलब क्या, इसमें थोड़ा सा ना आपको उपजाऊ मिट्टी नहीं है। ओल्ड अलुवियम में भाई पुराना मिट्टी है, फर्टिलिटी अपना खो चुका है ना, लेकिन जो नया मिट्टी होगा ऑब्वियस ये बात, उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें फर्टिलिटी उतना ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे खदर। ये क्या होता है, देखो, खदर इज न्यू अलुवियम, ये बिल्कुल नया मिट्टी होता है हमारा, बिल्कुल नया मिट्टी है। आगे, खदर इज रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और ये हमारा रिन्यू होता रहता है लगभग हर साल, यानी कि ये हर साल नया अपना रूप लेता रहता है, ये अपने आप को डेवलप करता रहता है। खदर इज वेरी फर्टाइल, चूँकि भाई ये नया मिट्टी है तो इसके पास उपजाऊपन ज़्यादा है, ठीक है। उपजाऊपन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे है कि ये फर्टाइल ज़्यादा है, यहाँ पे आप खेती करेंगे तो अच्छा खासा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। खदर इज आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है कि यहाँ पे आप बहुत बड़े लेवल पे खेती कर लो, आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छा आपका फसल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा खदर के बारे में। और कोई डाउट है इसमें? चलो, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपने अगले वाले क्लास में द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू ये क्या होता है, हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन वाले क्लास में पढ़ा भी था, कोई बात नहीं, यदि याद नहीं है तो हम लोग यहाँ पे दोबारा इसको पढ़ेंगे पूरी तरीके से। देखिए, सबसे पहला तो हम लोगों को यहाँ पे पेनिनसुलर का मतलब समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या। देखिए, पेनिनसुलर का मतलब है अ लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर बाय थ्री साइड्स, यानी कि वो लैंड, वो ज़मीन जो कि पानी से तीन हिस्सों से घिरा हुआ है, तीन साइड से घिरा हुआ है, उसी ज़मीन को हम लोग कहते हैं, उसी लैंड को हम लोग कहते हैं
पेनिनसुलर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे हमारा गुजरात है, ठीक है, उससे नीचे हमारा महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद फिर हमारा कर्नाटका है, उसके बाद फिर चंडीगढ़ है, सॉरी चंडीगढ़ नहीं, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद फिर हमारा वेस्ट बंगाल है। यानी कि यहाँ से लेकर आप जैसे जैसे साउथ इंडिया आएंगे, साउथ इंडिया के बाद जैसे जैसे आप ऊपर की ओर ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, यानी कि वेस्ट बंगाल तक, ये पूरा का पूरा साइड हमारा ना पानी से 3 हिस्सों से घिरा हुआ है। एक हिस्सा हमारा इधर, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा हमारा नीचे में। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ज़मीन हमारा पूरा का पूरा जो है ना पेनिनसुलर कहलाएगा। ये सब हमारा क्या कहलाएगा? पेनिनसुलर कहलाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ वेस्ट बंगाल तक हमारा जो ज़मीन है नीचे की ओर इंडिया का साउथ वाला हिस्से में, इस सब का सब हमारा पेनिनसुलर रीजन कहलाएगा, क्योंकि ये पानी से 3 हिस्सों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब बात है कि प्लेटियो क्या होता है। देखो, अ टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। टेबल लैंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे आप टेबल पे खाना रख के खाते हैं, वो क्या होता है? थोड़ा सा ऊंचा होता है और पूरा फ्लैट होता है, तो यही हमारा कहलाता है प्लेटियो। यानी कि वो ज़मीन जो कि पहली बात तो समुद्र के 3 हिस्सों से घिरा हुआ है, पहली बात ये हो गया हमारा, उसको हम लोग पेनिनसुलर कह देंगे। और दूसरा, वो थोड़ा सा क्या होगा, पहाड़ के जैसा उठा हुआ होगा, लेकिन ऊपर में फ्लैट सरफेस होगा, पूरा एकदम एक जैसा फ्लैट होगा। ठीक है, जैसे आपका टेबल होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पूरा का पूरा एक टर्म में पेनिनसुलर प्लेटियो। तो अब पेनिनसुलर प्लेटियो में 2 टर्म छुपा हुआ है, 2 टर्म छुपा हुआ है। पेनिनसुलर मतलब वो जगह जो कि पानी से 3 हिस्सों से घिरा हुआ होगा, और दूसरा प्लेटियो। 3 हिस्सों से घिरा हुआ तो होगा, लेकिन उसमें जो बड़े बड़े जैसे पहाड़ जैसे जो पाए जाएंगे स्ट्रक्चर, वो बेसिकली ऊपर में कैसे होंगे? फ्लैट होंगे, उसी को हम लोग कहते हैं प्लेटियो। और यही हमारा पूरा एक बार कह देंगे इसको पेनिनसुलर प्लेटियो। तो पेनिनसुलर प्लेटियो का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? आगे बढ़ते हैं फिर। द पेनिनसुलर प्लेटियो इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। और ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटियो जो है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हिस्सा हमारा नीचे का जो है, ये क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बने हुए हैं। मतलब कि वो पत्थर जो कि पहले बेसिकली वोल्केनो बन के हमारे सामने आया, वो धीरे धीरे ठंडा गया, ठंडाने के बाद एक बहुत हार्ड पत्थर का रूप ले लिया। इसी को हम लोग कह देते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक। हालांकि दोनों का थोड़ा सा मतलब अलग है, लेकिन बेसिकली आप वही कह सकते हैं। आगे, द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटियो इज नॉन एज डक्कन ट्रैप। देखो, पेनिनसुलर प्लेटियो में जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया पाया जाएगा, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटियो में अलग अलग प्रकार के मिट्टी के कलर होते हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेटियो में जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया होगा, जहाँ पे काले मिट्टी पाए जाते हैं, उसको हम लोग डक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, डक्कन ट्रैप का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा, हायर क्लास में जब आप जाएंगे ना, डक्कन ट्रैप वर्ड बहुत बार मिलेगा। डक्कन ट्रैप का सिंपली मतलब क्या समझना है? पेनिनसुलर प्लेटियो में जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल पाया जा रहा है, उस वाले एरिया को हम लोग बेसिकली कहते हैं डक्कन ट्रैप। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद ये पेनिनसुलर प्लेटियो हैज ब्रॉड एंड स्वैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। पेनिनसुलर प्लेटियो में ना आपको बहुत ही चौड़े चौड़े, यानी कि बहुत वाइड, ब्रॉड और बहुत ही स्वैलो। स्वैलो का मतलब क्या हो गया? बहुत ही थोड़ा, मतलब उतना भी बड़ा नहीं, छोटा छोटा, आपको उतना बड़ा नहीं मिलेगा, छोटा छोटा वैली आपको, राउंडेड हिल्स मिलेंगे, यानी कि थोड़ा गोल गोल पहाड़ जैसा आपको इसमें देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे हो गया कि पेनिनसुलर प्लेटियो में जो आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, वो थोड़ा सा चौड़ा होगा, छोटा होगा और गोल होगा। इस तरीके का पहाड़ आपको इसमें देखने को मिलता है पेनिनसुलर प्लेटियो में, यानी कि इस वाले रीजन में बेसिकली आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद फिर द पेनिनसुलर प्लेटियो कंसिस्ट 2 ब्रॉड डिवीजन, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डक्कन प्लेटियो। अब यहाँ पे हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेटियो को 2 अलग अलग ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा डिवीजन है द सेंट्रल हाईलैंड्स, और दूसरा हमारा है द डक्कन प्लेटियो। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं हम लोग, आखिर ये होता क्या है। देखो, द सेंट्रल हाईलैंड्स लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड कवर्स अ मेजर एरिया ऑफ द मलबा प्लेटियो। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझिए यहाँ पे है क्या। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेंट्रल हाईलैंड हमारा कहाँ पे पाया जाएगा? नर्मदा के नॉर्थ में, सॉरी नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड कवर्स अ मेजर एरियाज ऑफ द मलबा प्लेटियो। अब देखिए यहाँ पे ना बात है नर्मदा रिवर का। नर्मदा रिवर बेसिकली हमारा दिल्ली से होकर गुजरती है। ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि यदि हमारा यहाँ पे दिल्ली है, तो इधर से नीचे की ओर हमारा जो नर्मदा नदी आती है, उससे ऊपर वाले हिस्से को बेसिकली हम लोग कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड।
सेंट्रल हाईलैंड यदि आपको उतना समझ में नहीं आएगा ना, तो सिंपली आप समझिएगा कि इंडिया का जो सेंट्रल हिस्सा है, एकदम बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा जो है, वही हमारा कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और यदि थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी रखना हो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, तो आप बोल दीजिएगा कि वो सेंट्रल हाईलैंड हमारा नर्मदा रिवर के थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ में। और इसमें हमारा मलबा प्लेट्यू भी कवर होता है, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड में आपका मलबा प्लेट्यू भी आ जाता है। मतलब कि ये जो आपका बीच वाला हाईलैंड है, हमारा एरिया है, इसमें हमारा मलबा प्लेट्यू भी आ जाता है। और इसके ऊपर थोड़ा सा हमारा हालांकि इसके नीचे ही थोड़ा नर्मदा रिवर भी पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखने का दो तरीका है। पहला बात, सेंट्रल हाईलैंड याद कैसे रखना है, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच वाले हिस्से में हमारा सेंट्रल हाईलैंड है। दूसरा यदि याद इसको रखने का तरीका क्या हो सकता है, नर्मदा रिवर के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। बेसिकली नर्मदा रिवर दिल्ली से होते हुए नीचे आती है, उसके ऊपर वाले हिस्से में ये वाला हमारा हिस्सा जो है ना, पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। ठीक है, आगे फिर द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। अब ये सेंट्रल हाईलैंड है हमारा वेस्ट में बहुत चौड़ा होता है, यानी कि वेस्ट वाले हिस्से में इधर की ओर हमारा ये सेंट्रल हाईलैंड बहुत ही वाइड होता है, चौड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये ईस्ट की ओर आता है वैसे वैसे ये नैरो होने लगता है, यानी कि बहुत पतला होने लगता है। ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड का फीचर्स इसमें बताया गया है। उसके बाद द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब ये तो हमारा विंध्यान रेंज है, ये सेंट्रल हाईलैंड से घिरा हुआ है, कहाँ पे, साउथ में, यानी कि नीचे की ओर हमारा विंध्या रेंज पाया जाता है, वो हमारा सेंट्रल हाईलैंड से घिरा हुआ है। और अरावली हमारा घिरा हुआ है कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो गया, आप पहले ऊपर जाइए और वो आप वेस्ट की ओर चल जाइए, यानी कि यहाँ पे लगभग आपको अरावली रेंज देखने को मिलता है, जो कि सेंट्रल हाईलैंड से ही घिरा हुआ है। ठीक है, आगे फिर द रिवर सच एज चंबल, द सिंध, द बटवा एंड द कीन फ्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। ये सब जो नदी यहाँ पे नाम दिया गया है, चंबल, सिंध और बेटवा, ये सब का सब हमारा सेंट्रल हाईलैंड में बहता है, पहली बात। और कहाँ से कहाँ बहता है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बहता है। पहले तो आप साउथ वेस्ट पता करो है कहाँ, पहले आप साउथ में आ जाओ। ठीक है, हम साउथ में आ गए, अब इसके वेस्ट में आ जाओ, यानी कि इस वाले हिस्से से हमारा ये सब नदी बहता है और नॉर्थ ईस्ट की ओर जाता है, यानी कि यहाँ से ये लोग बहता है और बहते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर, इधर ऐसे की ओर हमारा जाता है, यहाँ से निकलता है और इधर की ओर हमारा जाता है। तो ये बेसिकली एक तरीके से ना स्लोप बना हुआ है। ठीक है, स्लोप का मतलब हो गया कि यहाँ से ये बहेगा और इधर की ओर जाएगा। आगे फिर उसके बाद देर हाँ, ये तो हो गया हमारा। इन द ईस्ट दिस प्लेट्यू इज लोकली, ऊपर वाला हो गया ना, हाँ। इन द ईस्ट दिस प्लेट्यू इज लोकली नॉन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो ये जो हमारा ईस्ट में सेंट्रल हाईलैंड जो हमारा ईस्ट में पाया जाता है, इधर के हिस्से में, इसको यहाँ के लोग लोकली सेंट्रल हाईलैंड को किस नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से ये लोग जानते हैं सेंट्रल हाईलैंड को ईस्ट में। तो ये आगे फिर द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। और ईस्ट की ओर यानी कि इधर की ओर हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू भी पाया जाता है, जो कि वो भी हमारा एक सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू भी हमारा सेंट्रल हाईलैंड में ही आता है, उसी के अंदर आता है, और वो बेसिकली इस हिस्से में हमारा पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका हिस्सा आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसका हिस्सा आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू का, कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। सेंट्रल हाईलैंड का सिंपल सा मतलब समझिए, बिल्कुल का बिल्कुल हमारे सेंट्रल इंडिया के बारे में। ठीक है, यानी कि यहाँ से पूरा ये वाला हिस्सा जो हमारा, वो पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड का है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा डक्कन प्लेट्यू, इसके बारे में देख लीजिए क्या है डक्कन प्लेट्यू। The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the नर्मदा रिवर। अब देखो, नर्मदा रिवर के ऊपर हमारा था कौन, सेंट्रल हाईलैंड, बीच में हमारा आ गया नर्मदा रिवर, और उसके नीचे वाले हिस्से को हम लोग कह देंगे डक्कन प्लेट्यू। यानी कि डक्कन प्लेट्यू का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा हिस्सा जो हमारा साउथ इंडिया में दिखता है ना, ये वाला पूरा हिस्सा हमारा कहलाता है डक्कन प्लेट्यू। ये पूरा का पूरा हिस्सा है, यानी कि ये हमारा गोवा, महाराष्ट्र, ये सब हो गया, तमिलनाडु, केरल, ये सब हो गया हमारा पूरा का पूरा डक्कन प्लेट्यू। नर्मदा रिवर बेसिकली यहाँ पे है, इसके ऊपर हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, और यहाँ पे नर्मदा है, तो इसके नीचे हमारा क्या होगा, डक्कन प्लेट्यू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द डक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। डक्कन प्लेट्यू ना हमारा वेस्ट में
थोड़ा सा हाई होता है, यानी कि ऊंचा ऊंचा होता है। वेस्ट की ओर दक्कन प्लेट्यू थोड़ा सा आपको ऊंचा देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, इधर इधर की ओर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही दक्कन प्लेट्यू थोड़ा सा छोटा होता चला जाता है। ठीक है, यानी कि दक्कन प्लेट्यू का हाइट ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिलेगा वेस्ट की ओर, महाराष्ट्र, गोवा इधर की ओर, और छोटा आपको देखने को मिलेगा किधर, ईस्ट की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद और इसमें कहा गया है द सतपुरा रेंज लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में, यानी कि ये हमारा दक्कन प्लेट्यू है, इसके ऊपर में यानी कि यहाँ पे लगभग आपको देखने को मिलेगा सतपुरा रेंज। वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज लाइज इन द ईस्ट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। ये सब का सब आपको दक्कन प्लेट्यू के ईस्ट वाले हिस्से में, यानी कि इधर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा बहुत आपको दक्कन प्लेट्यू के बारे में डिटेल जानकारी देना चाह रहा है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि दक्कन प्लेट्यू इन सब के बारे में लिखने के लिए एग्जाम में आता है। तो ये सब यदि पॉइंट उसमें आप ऐड कर देंगे ना, तो फिर आपके आंसर में सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, ये सब एडिशनल जानकारी के लिए लिखना चाहिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके। हालांकि दक्कन प्लेट्यू के बारे में आप लिख तो देंगे, लेकिन यदि एक्स्ट्रा 3-4 पॉइंट आपने ऐड कर दिया ना, तो फिर आपका अलग ही लेवल का हो जाएगा। ठीक है, आंसर। उसके बाद फिर इन द नॉर्थ ईस्ट द दक्कन प्लेट्यू इज लोकली नॉन एज द मेघालय करबी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ सचर हिल्स। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ हमारा ईस्ट किधर हो गया बात है, चलिए बता थोड़ा सा इसमें बात करते हैं हम लोग। जैसे ही हमारा पूरा इंडिया हो गया हमारा नॉर्थ, और ईस्ट की ओर किधर, इधर की ओर, यानी कि इधर की ओर आपको दक्कन प्लेट्यू अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं। क्या नाम है उनका, मेघालय है, उसके बाद करबी एंगलोंग प्लेट्यू है, और नॉर्थ सचर हिल्स है। तो इन नाम से इनको बेसिकली दक्कन प्लेट्यू को इधर की ओर पुकारा जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गरो, द खासी एंड द जैंतिया हिल्स। ये दक्कन प्लेट्यू के अलग अलग हिल्स के नाम है, जो कि वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा है, पहला हमारा गरो है, दूसरा हमारा खासी है, और तीसरा हमारा जैंतिया है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के हिल हैं, छोटे मोटे पहाड़ हैं, जो कि दक्कन प्लेट्यू के आप इधर वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा दक्कन प्लेट्यू के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में, क्योंकि ये दोनों भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है। देखो, वेस्टर्न घाट का मतलब कुछ नहीं है। वेस्टर्न घाट का सिंपल सा मतलब है कि दक्कन प्लेट्यू का जो वेस्ट वाला हिस्सा है ना, उसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट, और दक्कन प्लेट्यू का जो ईस्ट वाला हिस्सा है, इधर वाला, ये हमारा कहलाता है ईस्टर्न घाट। और इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है भाई, देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला हम लोग वेस्टर्न घाट के बारे में बात करते हैं। द वेस्टर्न घाट्स लाइज इन द वेस्ट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। पहला बात वही हो गया हमारा। दक्कन प्लेट्यू के वेस्ट हिस्से में हमारा पाया जाता है वेस्टर्न घाट। यानी कि वेस्टर्न घाट का यदि हम लोग बात करें तो पूरा गुजरात से लेकर यहाँ तक जो आपको देखने को मिलेगा समुद्र के किनारे वाले एरिया में, ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा जो है ना वेस्टर्न घाट कहलाता है। उसी प्रकार से दक्कन प्लेट्यू का जो ईस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ पूरा, ये हमारा ईस्टर्न घाट कहलाएगा। ठीक है, आगे द वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट का मतलब क्या हो गया, वेस्ट में जो समुद्र के किनारे वाला जगह है उसी के पैरेलल हमारा वेस्टर्न घाट होता है। यानी कि जैसे हमारा ये समुद्र है, बगल में क्या होगा, कोस्टल एरिया होगा, और कोस्टल एरिया के बाद हमारा क्या होगा, वेस्टर्न घाट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वेस्टर्न घाट हमारा कोस्ट एरिया के बिल्कुल पैरेलल चलता है। उसी प्रकार से हमारा ईस्ट वाला भी बिल्कुल पैरेलल चलता है। आगे बढ़ते हैं फिर। द वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टीन्यूअस। ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस है, मतलब कि वेस्टर्न घाट हमारा बिल्कुल लगातार है, कहीं पे छोटा नहीं है, कहीं पे बढ़ा नहीं है, बिल्कुल ये लगातार है। मतलब कि ये बेसिकली आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूअस दिख जाएगा। ऐसा होता है ना कि बीच में गायब हो गया, ऐसा नहीं है इसमें, पूरा का पूरा एकदम लगातार आपको वेस्टर्न घाट दिख जाएगा। आगे फिर द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट हाई होता है थोड़ा सा ईस्टर्न घाट के मुकाबले में, यानी कि वेस्टर्न घाट में जो आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, छोटा मोटे हिल देखने को मिलेंगे, वो थोड़ा सा बड़े देखने को मिलेंगे ईस्टर्न घाट के मुकाबले में। द एवरेज हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज 900 से लेकर 1600 मीटर। यानी कि वेस्टर्न घाट का जो एवरेज हाइट है, यानी कि यहाँ पे जो छोटे मोटे आपको पहाड़ हिल देखने को मिलेंगे, वो 900 से लेकर 1600 मीटर तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद द वेस्टर्न घाट्स कॉजेज ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन का मतलब होता है जो बेसिकली
ऊपर हाइट होने के वजह से वहाँ पे बरसात होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन का मतलब यहाँ पे क्या समझा आपने? ओरोग्राफिक रेन का मतलब यहाँ पे आपने समझा कि भाई पहाड़ जब हमारा 900 मीटर का ऊंचा है, 1600 मीटर का ऊंचा है, तो पहाड़ के ऊपर क्या होगा? बेसिकली बरसात होगा। तो हाइट के वजह से, पहाड़ के हाइट के वजह से जो पहाड़ में बारिश होता है, उसी को हम लोग ओरोग्राफिक रेन कह देता है। तो यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दी अनाई मुडी कितने मीटर का है? 2695 मीटर्स का। एंड दी डोडा बेटा ये हमारा है 2637 मीटर्स का। आर दी हाईएस्ट पीक्स इन दी वेस्टर्न घाट्स, यानी कि ये दो अलग अलग पीक के नाम है, पहाड़ के नाम है, जो कि आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे। और इनका देखो हाइट कितना है? 2695 और इसका 2637। तो ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं बेसिकली, ठीक है। आगे, द वेस्टर्न घाट्स आर नॉन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट को लोग अलग अलग नामों से भी वहाँ पे पुकारते हैं, अपना अलग अलग उनका नाम है। जैसे महाराष्ट्र में उनको अलग नाम से पुकारते हैं लोग, गोवा में अलग नाम से पुकारते हैं, केरल में अलग नाम से पुकारते हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो वेस्टर्न घाट में आप जब नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे, यानी कि यहाँ से लेकर आप नीचे की ओर आएंगे, इसका हाइट और बढ़ता दिखाई देगा आपको। तो ये हमारा बात हो गया पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट के बारे में। अब थोड़ा सा ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि इधर वाला जो हमारा एरिया है ये सब, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। सबसे पहला इसमें कहा गया है द ईस्टर्न घाट्स लाइज इन द ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। वही बात है, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में हमारा पड़ेगा ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट। वही बात इसमें भी है। जैसे यदि हमारा ये समुद्र है, इसके बगल में एरिया हमारा क्या कहलाता है? कोस्टल एरिया कहलाता है। तो कोस्टल एरिया के बगल में जो हमारा एरिया फैलता है वो हमारा कहलाता है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट हमारा कोस्टल एरिया के बिल्कुल पैरेलल चलता है, बिल्कुल साथ साथ चलता है। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि कहीं पे ईस्टर्न घाट लगातार है तो कहीं पे ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ये कहीं पे छूट गया है तो कहीं पे लगातार है, कहीं पे छूट गया कहीं पे लगातार है, ऐसा है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे लगातार आपको पहाड़ी इलाका देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद द ईस्टर्न घाट्स आर स्मॉलर देन द वेस्टर्न घाट्स। स्मॉलर घाट का जो बेसिकली ईस्टर्न घाट का जो हाइट होता है, एवरेज हाइट पहाड़ों का, वो वेस्टर्न घाट से छोटा होता है, ठीक है। आगे, द एवरेज हाइट ऑफ द ईस्टर्न घाट इज 600 मीटर्स। बस सोचो, यानी कि ईस्टर्न घाट में जो पहाड़ पाए जाते हैं उसका मात्र एवरेज हाइट 600 मीटर, यानी कि बहुत कम है, फिर भी बहुत कम है। फिर भी लगभग आप कह सकते हैं कि आधा किलोमीटर, बस आधा किलोमीटर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें छोटा है। ईस्टर्न घाट्स डज नॉट कॉज ओरोग्राफिक रेन। देखो यहाँ पे ना, क्योंकि पहाड़ बड़ा बड़ा है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बरसात भी ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन भी आपको देखने को नहीं मिलता है। आगे, महेंद्रगिरी का देखो एवरेज हाइट कितना है? 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। तो ये हमारा ईस्टर्न घाट में ये महेंद्रगिरी एक बहुत बड़ा पीक है, हाईएस्ट है, और इसके अलावा कोई ऊंचा वाला पीक यहाँ पे नहीं है। 1501 मीटर इसका ये हाइट है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द निग्रिस इन द साउथ। यानी कि ईस्टर्न घाट में महानदी से लेकर, यहाँ पे हमारा महानदी पाया जाता है ऊपर में नॉर्थ में थोड़ा सा, वहाँ से लेकर निग्रिस, यानी कि साउथ में हमारा निग्रिस पड़ता है, इधर से इधर की ओर हमारा ईस्टर्न घाट पूरी तरीके से स्ट्रेच है, यानी कि फैला हुआ है। बेसिकली यहाँ से लेकर आपका ईस्टर्न घाट यहाँ तक फैला हुआ है। कोई डाउट इसमें? ये हमारा यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था डेक्कन प्लेट्यू, सॉरी पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये हमारा कम्प्लीटली खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक होगा द इंडियन डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ लेंगे अपना लास्ट में द आइलैंड्स के बारे में, उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे द इंडियन डेजर्ट को, उसके बाद फिर हम लोग अगले इस चैप्टर को फिर खत्म कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो समझने में? ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पे डाउट हुआ होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। अगले वाले क्लास में टॉपिक हमारा होगा द इंडियन डेजर्ट। तो पहले थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।